Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. And as we had renamed it to E Platform, so I welcome you all to my YouTube channel E Platform. And in this video, we are going to discuss LLB third year, or I say if it is an integrated course, final year syllabus of Agra University. Means this syllabus is for all those students. यह सिलेबस उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि आगरा यूनिवर्सिटी से जिनके कॉलेज एफिलेटेड है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि यह सिलेबस एलएलबी थर्ड ईयर या फिर हम कहें कि फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए है, तो वो इंटीग्रेटेड कोर्स की जो फाइनल ईयर वाले बच्चे होते हैं यानी कि फिफ्थ ईयर वाले बच्चे और एलएलबी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सिलेबस है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लैंड लॉस। सबसे पहले आपका आता है लैंड लॉस, जिसमें कि आपके इंक्लूडेड है सीलिंग एक्ट। अब इसमें हम बात करेंगे कि फर्स्ट यूनिट जो है आपका, उसमें है आपका सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 112 तक एंड फिर सेक्शन 117 से लेके सेक्शन 128 तक ऑफ उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट 1950। अब देखिए यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख सकती थी, पर आई थॉट कि ये सभी के लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही रखा है। और सिर्फ सेक्शंस की बात है, नंबर्स की बात है, सो हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी शायद आसान होगा समझना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इसको समझने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल मेक इट क्लियर। मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी हिंदी में भी। ओके, सो यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें है सेक्शन 129 से 169 तक। सेक्शन 3 आपका कवर करता है 170 से 230 तक एंड देन यूनिट 4 में आपका आएगा 231, सेक्शन 231 से लेके 344 तक एंड यूनिट 5 आपकी कवर करती है यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड सीलिंग एक्ट। ओके, सो ये बात हो गई आपकी। तो अगर इसको हम शॉर्ट में बात करें तो आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक जो चीज़ें आनी है वो है आपकी सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 344 तक, साथ में यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 एंड सीलिंग एक्ट। तो ये सब कुछ आपको इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना होगा। अब जो भी बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनके लिए सेकेंड उनका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है उनका ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉज का, जिसमें कि आपका यूनिट 1 कवर करता है उसका नेचर, स्कोप, बेसिस, रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, यानी कि जो रिलेशनशिप है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का उनका नेशनल लॉज और उनके सोर्सेज के साथ। ठीक, ये आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी आएंगी यूनिट फर्स्ट के अंदर। सेकेंड यूनिट जो है वो कवर करेगी स्टेट इन जनरल, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट सक्सेशन एंड स्टेट टेरिटरीज। यूनिट थर्ड आपकी बात करेगी इंटरवेंशन, नेशनलिटी, एक्स्ट्राडिशन, डिप्लोमेटिक एजेंट एंड पायरेसी के बारे में। ठीक, यूनिट 4 आपकी बात करती है ट्रीटीज, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, लॉज ऑफ वॉर एंड लॉज ऑफ न्यूट्रलिटी। यूनिट 5 आपकी बात करती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये बात होगी आपकी सेकेंड एग्जाम जो आपका होता है उसके बारे में। अब इसी को, क्योंकि हो सकता है कि हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी सी समस्या अगर हो रही हो किसी वर्ड को समझने में, तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ एक और बार। देखिए, यूनिट 1 जो है आपका उसमें है आपके लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति यानी कि नेचर, उसका क्षेत्र एवं इसके आधार तथा राष्ट्रीय विधि से अंतर्राष्ट्रीय विधि का संबंध और इसके स्रोत, ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट फर्स्ट में कवर होती हैं। उसके बाद बात करते हैं आपकी यूनिट सेकंड की, जिसमें कि आपके आते हैं राज्य सामान्यता, राज्यों की मान्यता, राज्य उत्तराधिकार एंड राज्य क्षेत्र। ठीक, यानी कि स्टेट इन जनरल, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट सक्सेशन, सक्सेशन मीन्स उत्तराधिकार, ठीक है, और राज्य क्षेत्र आपका। यूनिट थर्ड जो है उसमें आपका आएगा हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, राष्ट्रीयता, प्रत्यर्पण, राजनयिक दूत और पायरेसी। यूनिट 4 आपकी बात करती है जो भी आपकी संधियां होंगी उनकी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा, युद्ध विधि एवं तटस्थता की विधि।
यूनिट 5 आपकी बात करती है अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके बारे में, और जो मानवाधिकार कानून है उन सभी के बारे में। अब इसके बाद आई होप इट वाज क्लियर। अगर नहीं है तो आप फिर भी मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हिंदी में उसको प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकें। अगर आपको बोलने से समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। अगर उसमें कोई भी तकलीफ हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर आपका थर्ड जो एग्जाम है, जो आपका थर्ड पेपर होता है, वो आपका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यूनिट 1 कवर करता है आपका हिस्ट्री, नेचर, स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेशन ऑफ पावर। एज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं उसको इंग्लिश में नहीं रीड कर रही हूँ। यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम से जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इसको बोल देती हूँ। यूनिट 1 जो है वो आपकी कवर करती है प्रशासकीय विधि का इतिहास, प्रकृति, उसका क्षेत्र एवं परिभाषा, शुष्क प्रशासन, शक्तियों का पृथक्करण, विधि का शासन, प्रशासन एवं उसके कार्य। यूनिट 2 आपकी कवर करती है प्रत्यायोजित विधायन एवं इसका केंद्र। यूनिट 3 आपकी कवर करती है प्राकृतिक न्याय, प्रशासकीय विवेक एवं इसका न्यायिक नियंत्रण। यूनिट 4 आपका कवर करता है लेख, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32, 226 एंड 227। फिर आपका जो यूनिट 5 है वो आपका कवर करता है ट्रिब्यूनल्स, यानी कि न्यायाधिकरण, निगम, लोकपाल, दृष्टिकृति एवं संविदा के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध वाद, प्रशासन की अन्वेषण एवं जांच की जो शक्ति है उसके बारे में। तो आई होप इट वाज क्लियर। ये आपका होता है थर्ड पेपर। ठीक, अब बात करते हैं हम फोर्थ पेपर के बारे में, जो कि आपका होता है कंपनी लॉ का। ठीक, कंपनी लॉ में जो आपका पहला यूनिट है उसमें आपका आता है परिचय, इंट्रोडक्शन। फिर आपका आता है कंपनी और उसके प्रकार, ठीक है, उसके काइंड्स। फिर उसके बाद आपके आते हैं इसमें कंपनी के निगमन और उसके लाभ और हानियां। अब इसके बाद यूनिट सेकंड जो है आपका, ठीक, उसमें आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का निर्माण, कंपनी के पार्षद अंतर नियम, ठीक, और सीमा नियम एवं विवरण पत्रिका। तो ये आपके प्रोस्पेक्टस और ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। यूनिट 3 आपकी कवर करती है कंपनी के कार्य, पूंजी, अंश, ऋण पत्र, आवंटन, अंतरण एवं जब्ती एवं सदस्यता। यूनिट 4 आपकी कवर करती है कंपनी का प्रबंधन एवं नियंत्रण, निदेशक, ऑडिटर एवं सभाएं। यूनिट 5 आपकी कवर करती है कुप्रबंध, अल्पसंख्यकों का संरक्षण और कंपनी की परिसमापन की प्रक्रिया। ओके, आपका पेपर 5 है लेबर लॉज का। लेबर लॉज में आपके जो यूनिट 1 है, जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, लेबर लॉज यानी कि जो कि लॉज जो है आपके श्रमिक के लिए होती है, श्रमिक विधियां। तो यूनिट 1 बात करता है श्रमिक समस्या, श्रमिक और तथा श्रमिक विधान का संक्षिप्त इतिहास व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। यूनिट 2 बात करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। यूनिट 3 आपकी बात करता है भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में। यूनिट 4 आपकी बात करता है व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 एंड तथा औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946। यूनिट 5 जो है वो आपकी बात करता है मजदूरी भुगतान अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम। ठीक, तो ये सारे आपका हो गया लेबर लॉज। इसके अंदर आपकी 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक्स डिवाइडेड है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम जो होता है, ठीक, यानी कि पेपर 6 जो आपका आता है वो आता है आपका इन्वायरमेंटल लॉज एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब इन्वायरमेंटल लॉज एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में यूनिट 1 बात करता है पर्यावरण, प्रदूषण, परिसंकट में पदार्थ की परिभाषा, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक, मानव एवं पर्यावरण एंड स्वच्छ एवं स्वास्थ्य पर्यावरण का महत्व, विकास प्रक्रिया का पर्यावरण पर प्रभाव, भारत में पर्यावरण नीति। तो यानी कि ये सारी चीजें आपकी यूनिट 1 में आ जाएंगी। उसकी डेफिनेशन, उसके पॉल्यूशन से लेके हजार्डियस सब्सटेंसेस,
फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, men and environment, importance of clean and healthy environment, effect of development process on environment and environment policy in India. यूनिट सेकंड आपकी बात करती है भारतीय संविधान एवं पर्यावरण, अपकृत्य विधि एवं पर्यावरण, दांडिक विधि एवं पर्यावरण। यूनिट थर्ड आपकी बात करती है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एंड आपका दूसरा है इसमें जल प्रदूषण अधिनियम। यूनिट 4 आपकी बात करती है वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में। और यूनिट 5 जो है वो है आपकी लेख यानी कि लेट प्रडिक्शंस, वर्गवाद, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरणीय मामलों में रोक और गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता। अब बात करते हैं पेपर 7। पेपर 7 है आपका क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपका ये यूनिट 1 है वो उसका कंटेन करता है परिचय, जिसमें कि आपका समाज एवं अपराध शास्त्र, दांडिक विधि के सिद्धांत, अपराध के कारण, ये सारी चीजें आती हैं। यूनिट 2 आपकी बात करता है अपराध शास्त्र के संप्रदाय और अन्वेषण के आधुनिक ढंग, आपराधिक व्यवहार सीखना। यूनिट 3 बात करता है सफेद पोश अपराध, बाल अपराध, निरोधात्मक एवं सुधारात्मक उपचार और जेल सुधार। यूनिट 4 बात करता है पैरोल, परिवीक्षा, अनियत दंडादेश एवं प्रत्यावर्तिता। यूनिट 5 बात करता है अपराध के विभिन्न प्रकार, दंड के सिद्धांत एवं उद्देश्य और मृत्युदंड के बारे में, जिसमें कि आपकी मृत्युदंड का ये भी आता है कि वो सही है नहीं है और कई सारी चीज़ें जो कि आप जब सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी। अब आपका जो लास्ट पेपर आपका रहता है वो आपका रहता है ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स को लेके। ठीक है, अब इसमें ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशंस की हम बात करते हैं तो यूनिट 1 में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी की अगर हम बात करें तो यानी कि साम्य की अवधारणा, उसका वर्णन, इतिहास एवं परिभाषा, सामान्य कानून के संबंध में साम्य। उसके बाद आपका यूनिट सेकंड में है साम्य के क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण, न्यायालय अधिनियम एवं साम्य के सूत्र। यूनिट 3 में आपका आता है सामयिक अधिकारों का वर्गीकरण, निर्वाचन, भूल, कपट, मिथ्या व्यपदेशन एवं असम्यक असर। सॉरी एज इट इज रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कभी कभी बोलने में हिंदी को टफ रहता है, मतलब साथ के साथ उसको वर्ड को देख के और हिंदी में वह तो थोड़ा सा। आई होप द वर्ड्स आर क्लियर, इफ नॉट यू मे कमेंट डाउन, आई विल मेक इट क्लियर टू यू। एंड द नेक्स्ट वन इज यूनिट 4। यूनिट 4 में है न्यास की अवधारणा एवं परिभाषा, न्यास के जो प्रकार हैं उसके जो टाइप्स हैं वो आते हैं, और फिर न्यास का सर्जन एवं जो अवसान है उसका, और न्यास प्रकृति की व्यवहार, ये आपका पूरा आता है आपका यूनिट 4 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में है आपका न्यासियों की नियुक्ति, उनका हटाया जाना, उनका अधिकार, उनके कर्तव्य, उनकी शक्तियाँ एवं दायित्व, और हितग्राही जो भी हितग्राहियों उनकी जो अधिकार है, उनके कर्तव्य हैं, उनकी शक्तियाँ हैं वो, और जो दायित्व है वो सारी चीज़ आपकी यूनिट 5 में आती है। ये 8 पेपर होने के बाद जो आपकी जो साइड में चीज़ें हैं वो है आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है और साथ में आपका मूड कोर्ट होता है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड जो भी स्टूडेंट्स जिनके जो अब फाइनल ईयर में आने वाले हैं, आई होप उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से कॉलेज अभी नहीं खोल रहे हैं स्टूडेंट्स के पास, उनको सब्जेक्ट्स की भी शायद नॉलेज नहीं है कि कौन से हैं कौन से नहीं है, सिलेबस लेने के लिए वो नहीं जा पा रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ आई एम प्रोवाइडिंग द syllabus here. Please help your classmates and friends by sharing this syllabus with them. उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्पफुल रहे, वो अपने आने वाले जो उनका सेशन रहेगा उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिपेयर्ड हो सके सिलेबस के थ्रू। सो मैंने अपनी तरफ से जितनी हेल्प कर सकती थी मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ में की है। उम्मीद करती हूँ जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर देंगे। फिलहाल के लिए like this video and subscribe if you are new. Okay, keep learning, keep watching.